चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है आपका जो आव्यूह में कुछ अन्य परिभाषाएं हैं उनको लेकर चलेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग जितने भी आव्यूह के प्रकार थे सभी आव्यूह के प्रकार को हम लोग देख चुके हैं। और यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आव्यूह के प्रकार वाली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए कुछ अन्य परिभाषाएं कौन कौन सी है। यहाँ पर आपके बुक में सभी परिभाषाएं दिया भी है, लेकिन यहाँ पर जो है हम समझाएंगे भी किस तरह से कौन सा जो है कि आव्यूह क्या कहलाएगा। यदि आपसे परिवर्त आव्यूह पूछ देता है कि यदि परिवर्त आव्यूह निकालिए तो किस तरह से आप निकालोगे, उसको जो है कि हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसमें जितने भी आपके कुछ अन्य परिभाषाएं हैं आव्यूह से, जैसे आपके परिवर्त आव्यूह हो गए, सम्मित आव्यूह हो गए, विषम सम्मित आव्यूह है, तो बुक में आपके परिभाषा दिया गया है, आपको जो है परिभाषा याद रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं पहला लेकर चल रहा हूँ। आप पहला हम लोग देखने वाले हैं परिवर्त आव्यूह। नंबर 1 पहली परिभाषा इसी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परिवर्त आव्यूह में आप परिवर्त आव्यूह उसी को कहेंगे कि जो पंक्तियां हैं सभी पंक्ति को यदि आप स्तंभों में लिख देते हैं या सभी स्तंभों को यदि आप पंक्ति में लिख देते हैं तो उस प्रकार जो बनता है आव्यूह, उस आव्यूह को हम लोग कहते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है, सभी पंक्तियों को स्तंभों में, जैसे मान लीजिए ए बराबर आपका दिया गया है 2, 3, 4 और 5, ठीक, और इसका आपको निकालना है परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह आप निकालोगे तो परिवर्त आव्यूह में होता क्या है, ए डैश। परिवर्त आव्यूह यानी कि जिसका परिवर्त आव्यूह निकालना है उसके सर पे यदि डैश लगा देते हो तो वो डिनोट करता है परिवर्त आव्यूह को। अब देखो यहाँ पर ये है R1 और ये है R2, यहाँ पर C1 है और ये क्या है C2। तो यहाँ पर देखो परिवर्त आव्यूह में लिखने का तरीका ये है कि सभी पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए या सभी स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी स्तंभ को पंक्ति, C1 में है 2, 4 तो मैं R1 में लिख रहा हूँ 2, 4। C2 में है 3, 5 तो मैं इसी को R2 में लिख दे रहा हूँ 3, 5। इस तरह से आपका बन गया। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा परिवर्त आव्यूह का, ठीक है। यानी कि परिवर्त आव्यूह में कहते क्या है कि जितने भी पंक्तियां हैं सभी पंक्ति को या तो स्तंभों में लिख दो तुम या सभी स्तंभों को पंक्ति में लिख दो, तो इसे हम लोग कहते हैं परिवर्त आव्यूह। इसी तरह से 3 क्रम का भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 क्रम के लिए क्या होता है, देखो ए डैश, यानी कि 3 क्रम के लिए हम लोग ले लें तो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ 3 क्रम के लिए। 3, 1, 0, 5, 0, 6, 7, 1 आपका हो जाएगा 8। और इसका परिवर्त आव्यूह निकालोगे, कभी भी किसी का भी परिवर्त आव्यूह निकालोगे तो उसके सर पे डैश आप लगाओगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या करो, C1 को R1 में लिख दो या C1 को R1 में लिख दो या R1 किस में लिख दो, C1 में। जिस तरह से आपको इजी पड़ता है उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये देखो इसमें मैं आपको दिखाया हूँ कि C1 को R1 में लिखा गया, अब इसमें R1 को C1, देखो R1 को C1 में मैं लिखूंगा, ठीक है। R1 किस में लिखूंगा, C1 में। C1, C2 और C3 यहाँ पर मैं बनाऊंगा। R1 में 3, 5, 7 तो यहाँ पर C1 में लिखेंगे 3, 5, 7। देखो R2 में है 1, 0, 1 तो यहाँ पर R2 में C2 में लिखोगे 1, 0, 1। यहाँ पर R3 में है 0, 6, 8 तो C3 में लिखोगे 0, 6 और ये क्या हो जाएगा 8। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, किसी को यहाँ पे दिक्कत होगी तो तुरंत आप बताइएगा कि यहाँ पे जो है कि आपको परेशानी हो रही है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए परिवर्त आव्यूह तो आप समझ गए, दूसरा क्या है, दूसरा आपका आता है सममित आव्यूह। क्या आता है, सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह आपका आता है, तो सममित आव्यूह में हम लोग देखो सममित आव्यूह क्या होता है वो समझना। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या है, देखो भाई सममित आव्यूह क्या है, ध्यान देना। सममित आव्यूह में ये होता है कि यदि किसी भी आव्यूह का तुम लोग परिवर्त आव्यूह निकालते हो और वही आव्यूह प्राप्त होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सममित आव्यूह। क्या कहेंगे हम लोग, सममित आव्यूह जो है उसे हम लोग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं ले लेता हूँ 1, 0, 0, 1 एक क्रम का है, यह कोई ए बराबर है ना। अगर इसका मैं परिवर्त निकालूं यानी कि ए डैश निकालूं तो यहाँ पर परिवर्त सममित आव्यूह के लिए होता है कि ए डैश इजिकल टू क्या, ए।
कंडीशन आपकी बनती है कि यदि किसी भी अवयव का ए डैश निकालते हो, यानी किसी अवयव का परिवर्त करते हो और पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सममित अवयव। जैसे इसमें देखिए डैश निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो R1 R2, R1 R2 को किस में लिखना है आपको, C1, और किस में लिखना है C2। R1 में है 1 0, तो यहाँ पर C1 में लिखेंगे 1 0, R2 में है 0 1, तो C2 में लिखेंगे 0 1। अच्छा ये बताइए, क्या ए वाला अवयव और ये जो ए डैश अवयव दोनों अवयव इक्वल है, यानी कि ये जो है ए डैश यानी परिवर्त अवयव और इक्वल टू यदि ए दोनों अवयव यदि सेम आते हैं, तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि ये आपका सममित अवयव है। यदि किसी जो है कि परिवर्त अवयव यानी किसी भी अवयव का यदि परिवर्त अवयव निकाला जाता है और पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है, तो उस अवयव को हम लोग सममित अवयव कहते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही। अभी देखिए यहाँ पर यदि मैं 3 क्रम के लिए एक एग्जाम्पल ले लूँ, 3 क्रम के लिए, ठीक है, तो देखो 3 क्रम के लिए यदि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 3 1 4, 3 1 4, और ये हो गया 3 1 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4, ठीक है, ऐसा लिखना है कि आपको वही अवयव प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो मैं रुक जाओ, मैं आपके बुक से ही लेते, बुक में दिया हुआ है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। चलो यहाँ पर b बराबर ले लो, कुछ कोई भी ले सकते हो, ठीक है, AHG, AH और क्या हो गया G, इसके बाद है HBG, HB और क्या हो जाएगा G नहीं F, HBF, आपके बुक ही से लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा G और F और क्या हो जाएगा यहाँ पर C। तो ये आपका बना हुआ है AHG, इसके बाद HBF है, इसके बाद GF और C है। अब देखो इसका क्या करोगे, यदि इसका परिवर्त अवयव हम लोग निकालते हैं B डैश और यही अवयव मिलता है, तो आप कहोगे कि ये आपका सममित अवयव है। देखो जैसे यहाँ पर R1 है, R2 है और क्या है R3, हम लोग C1 C2 और किस में लिखेंगे C3 में, क्योंकि परिवर्त करेंगे तो सभी R1 को C1 में लिखेंगे, R2 को C2 में लिखेंगे और R3 को C3 में। तो यहाँ पर आप ऐसे भी डिनोट करते हैं कि R टेंस टू C और C टेंस टू R, सभी पंक्ति को स्तंभ में या सभी स्तंभ को पंक्ति में आप बदलोगे तो वो आपका परिवर्त कहलाता है। चलो भाई आ जाओ, AHG, दूसरे R2 लेंगे तो C2 से शुरू होगा HBF, यहाँ पर हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पर हो जाएगा GFC। अच्छा ये बताइए, जो आप परिवर्त आप निकाले हो, क्या यहाँ पर B इजिकल टू B डैश है मेरे भाई, B इजिकल टू क्या है B डैश, यानी कि जो आप B का परिवर्त निकाले हो वही अवयव प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो अवयव है आपका परिवर्त अवयव है, ठीक है। अब यहाँ पर परिवर्त अवयव आप समझ गए। चलो भाई आ जाओ, तीसरी कंडीशन क्या है, सममित अवयव, मैं समझा देता हूँ भाई। तीसरी कंडीशन के लिए मैं आपको सममित अवयव समझा देता हूँ कि सममित अवयव जो है आपका क्या होता है। चलो यहीं पे आप समझ लो सममित अवयव, मैं यहीं पे समझा दूं क्या, चलो यहाँ पे आ जाओ। सममित अवयव तीसरी कंडीशन है भाई, आपका तीसरा है, तीसरा ये आपका पहला था, ये आपका जो है दूसरा था, और तीसरा देखो तीसरा में है विषम सममित अवयव। क्या है विषम सममित अवयव, देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव क्या होता है, ध्यान देना, यदि किसी भी अवयव का यदि आप परिवर्त निकालते हो, मैंने क्या बोला, किसी भी अवयव का यदि आप परिवर्त निकालते हो और उस अवयव का परिवर्त निकालते वक्त वो अवयव सेम प्राप्त नहीं होता है और माइनस लेने के बाद वो प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग कहेंगे विषम सममित। देखो सममित अवयव के जैसा ही सेम है, लेकिन उसमें यदि माइनस लेने के बाद आपका आता है ना, यानी कि यदि मान लो कोई भी अवयव है a बराबर है, तो यदि a बराबर इक्वल टू माइनस a डैश होता है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, विषम सममित कहेंगे। जैसे इसी के एग्जाम्पल पे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो कैसे होगा, ध्यान देना। जैसे ये आपका है, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पर हमने यहाँ पर समझ लो, पहले यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, ठीक है, या एक ही को माइनस में कर दे रहा हूँ, समझ में आई बात। अब देखो यदि यहाँ पर तो इतना कर, लेकिन 2 क्रम के लिए ना, हमको 3 क्रम के लिए चाहिए ना। चलो इसको तो भैया रहने दो, यहाँ पे इसको तो आप रहने दो, यहाँ पर मैं अलग एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो जैसे मान लो a बराबर आपका दिया गया है 0 3 और -3 और क्या है 0।
आपको दिखाना है क्या ये जो आपका आव्यूह रखा गया ये विषम सम्मित है या सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित है या सम्मित आव्यूह है, ये चीज आपको जांच करनी है। सम्मित आव्यूह कब कहलाएगा, यदि माइनस कॉमन लेने के बाद यदि वो आव्यूह प्राप्त होता है, यानी कि ए आव्यूह प्राप्त हो जाता है, तो वो आपका कहलाता है विषम सम्मित। लेकिन विषम सम्मित आपको जांच करने से पहले आपको परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई हम लोग यहाँ पर निकालते हैं परिवर्त आव्यूह। ए डैश इजकल टू, परिवर्त करो 0 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -3 और 0। ध्यान देना क्या यहाँ पर ए जो आव्यूह है ये वाला मान है और ए डैश का आव्यूह ये मान, चिन्ह आपका चेंजिंग हो गया। यदि मैं क्या करूँ इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, यानी कि ए डैश यदि माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा माइनस और क्या 0। ये बताइए क्या माइनस लेने के बाद कॉमन आया, माइनस लेने के बाद जो है ए आव्यूह प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों को सर जरूर प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पर कहोगे चूंकि ए इजकल टू माइनस ए डैश है, क्योंकि जब माइनस आव्यूह में से कॉमन लेने के बाद पहले वाला आव्यूह यदि प्राप्त होता है तो आप कह सकते हो कि वो विषम सम्मित आव्यूह है। तो यहाँ पर हो गया माइनस से लेने के बाद, देखो माइनस कॉमन लेने के बाद यदि आपका जो है वो आव्यूह प्राप्त हो रहा है तो इस आव्यूह को आप कह सकते हो परिवर्त आव्यूह। क्या कर सकते हो, सॉरी विषम सम्मित आव्यूह आप कह सकते हो। तो ये आपका विषम सम्मित आव्यूह है। कोई भी कहेगा कि क्यों भाई विषम सम्मित आव्यूह कह रहे हो, आप लोग कहना कि सर ये जो है माइनस कॉमन लेने के बाद जो है ए आव्यूह प्राप्त हो जा रहा है, अतः यह आपका विषम सम्मित होगा। यदि माइनस कॉमन लेने के बाद बिना माइनस का ये दोनों आव्यूह यानी कि परिवर्त आव्यूह और ए आव्यूह इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में सम्मित होता है, और यदि माइनस लेने के बाद वो आव्यूह प्राप्त हो जाते हैं तो यह इस कंडीशन में आपका होता है विषम सम्मित। तो आपको क्या करना है कि विषम सम्मित कभी भी क्वेश्चन आपको बहुत तेज से मिलेंगे, इसीलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ। विषम सम्मित कभी भी जांच करने के लिए कहेगा तो पहले परिवर्त निकालना और माइनस लेने के बाद यदि वो आव्यूह प्राप्त होता है तो कहना कि हाँ अतः यह एक आपका विषम सम्मित आव्यूह है। सम्मित आव्यूह कहता है तो क्या करना कि परिवर्त आव्यूह हम लोग निकालेंगे। यदि ए वाला आव्यूह और परिवर्त वाला आव्यूह दोनों आव्यूह बराबर है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये जो है आपका एक सम्मित आव्यूह है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा, यहाँ पर सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी गई है। ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलो भाई इसका एक और मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ 0Hg। ठीक है, और यहाँ पर है -H 0 और यहाँ पर है F -G -F और क्या है 0। चलो देखना ध्यान से। अब देखो ये जांच करना है तुमको कि क्या ये सम्मित आव्यूह है या विषम सम्मित। हमने एक आव्यूह आपको रखा हुआ है और आपको ये जांच करके बताना है कि क्या ये जो आपका आव्यूह दिया गया है ये सम्मित आव्यूह है या विषम सम्मित आव्यूह, जांच करिए। चलो तो हम लोग पहले डैश निकालते हैं तब तो जांच कर पाएंगे। परिवर्त करिए, इसका परिवर्त करेंगे तो यहाँ पर R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और R3। इसमें C1 C2 और क्या C3, या आप C1 C2 C3 को R1 R2 में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप बदल सकते हो क्या, R टेंस टू C और C टेंस टू R, यानी कि पंक्ति को स्तंभ बदलिए या स्तंभ को पंक्ति में बदलिए, वही चीजें आपकी आएंगी। चलिए तो R1 में है 0Hg, C1 में लिखेंगे 0Hg, R2 में है -H 0 और F, R3 में है -G और -F और क्या है 0। चलो भाई देखो ये जो परिवर्त किया गया है बिल्कुल अपोजिट चेन, जिनका माइनस होना चाहिए उनका प्लस आ रहा है, जिनका प्लस है उसका माइनस आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर ए डैश अब हो जाएगा माइनस, यदि मैं कॉमन ले लूँ तो आपका हो जाएगा 0Hg -H 0 और F -G और -F और 0। बताओ क्या ये दोनों आव्यूह इक्वल हुए, अतः A इजकल टू -A डैश कब इक्वल हुआ भाई, माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल हुआ। तो आप लोग कह सकते हो अतः सर जो आप आव्यूह दिए हैं जांच करने के लिए यह एक जो है विषम सम्मित आव्यूह है। क्यों, क्योंकि आपका A इजकल टू है -A डैश। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये आपका सम्मित आव्यूह रहा, विषम सम्मित आव्यूह रहा और इसके बाद परिवर्त रहा। ठीक है, 3 चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है सम्मित आव्यूहों का योग और सम्मित आव्यूहों का जो है कि सम्मित आव्यूहों का योग और विषम सम्मित आव्यूहों का योग जो है कैसे फाइंड करोगे। सम्मित आव्यूहों का योग और विषम सम्मित आव्यूहों का योग जो है आप कैसे फाइंड करोगे, कहीं भी डाउट हुई तो आप तुरंत बता सकते हो। ठीक है, चलो सम्मित आव्यूहों के योग के लिए सूत्र मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे सम्मित आव्यूहों का योग बराबर होता है, देखो योग बराबर होता है यानी कि दोनों के योग के लिए सूत्र लिख लीजिए एक ही बार।
दोनों के योग के लिए विषम समित और समित अवयवों के योग के लिए सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सूत्र आप याद रख लीजिएगा कि a इक्वल टू होता है 1/2, कोष्टक में a प्लस a डैश होता है और इसके बाद प्लस 1/2 होता है और a माइनस आपका होता है a डैश। बोलो भाई, किसी भी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सममित और विषम सममित अवयवों का यदि योग पूछता है तो ये आपका है सममित अवयव का योग है और ये आपका है विषम सममित अवयव का योग। यदि दोनों अवयवों का कहता है कि सममित अवयव और विषम सममित अवयवों का योग बताइए, तो ये फार्मूला आप लगाओगे। सममित अवयव का योग पहले निकाल लीजिएगा, विषम सममित का अवयव योग निकाल लीजिएगा, इसके बाद दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि सममित अवयव का केवल योग निकालिए तो इससे आप निकाल लेंगे। अगर केवल पूछता है कि केवल विषम सममित अवयव का योग निकालिए तो इससे निकालिए, और दोनों को पूछता है तो निकाल करके दोनों को आप ऐड कर दोगे। ये सूत्र आप याद रखना, ये सूत्र आप क्या करना, याद रखना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब जो है यहाँ पर चौथा चल रहा है लांबिक अवयव या लंब कोणीय अवयव, ठीक है भाई। लांबिक अवयव या लंब कोणीय अवयव क्या होता है, ध्यान दे। देखो लांबिक अवयव या लंब कोणीय अवयव में ये होता है ना कि यदि a और a डैश, ठीक, यही बराबर a डैश या a इक्वल टू क्या होता है I, यदि आप जो है सममित अवयव और जो है परिवर्त अवयव और अवयव का गुणा करते हैं, वो या अवयव से परिवर्त अवयव में गुणा करते हैं, उस कंडीशन में यदि वो I के बराबर आ जाता है तो आप उसे कह सकते हो कि ये आपका जो है लांबिक अवयव या लंब कोणीय अवयव होता है। तो लंब कोणीय अवयव आपका वही कहलाएगा मेरे प्रिय छात्रों जिसका वैल्यू 1 0 0 1, या यदि 2 गुणे 2 के लिए है तो ये होना चाहिए, या 3 गुणे 3 के लिए है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 जो है आपका 1 होना चाहिए 3 गुणे 3 के लिए, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीजें बैठ रही हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो हमने a डैश लिखा हुआ है और a लिखा हुआ है क्या है, a डैश आपका परिवर्त अवयव, ठीक है। कोई भी अवयव दिया गया है और उसका परिवर्त अवयव निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई यानी गुणा कराते हो, उसका एक डॉट जो है a डैट निकालते हो और वो I के बराबर आ जाता है, तब उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि हाँ जो हम लोग का अवयव दिया गया है ये लांबिक अवयव या जो है कि लंब कोणीय अवयव आपका है। कभी भी क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि अवयव a बराबर इतना है तो आप जांच कीजिए कि ये लंब कोणीय अवयव है। तो लंब कोणीय अवयव को जांच करने के लिए मेरे प्रिय छात्रों पहले उस अवयव का परिवर्त निकालेंगे और परिवर्त निकालने के बाद a अवयव का और परिवर्त अवयव का यदि गुणा करके हम लोग देखते हैं, यदि I अवयव आ जाता है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये जो अवयव है आपका लांबिक अवयव या लंब कोणीय अवयव है। बोलो समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लें तो जैसे ये एक a अवयव है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और ये है आपका साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा और ये आपका है कॉस थीटा, है ना। और ये अवयव आपका जो दिया गया है जांच करने के लिए कह रहा है कि बताओ मेरे भाई कि ये जो अवयव है ये आपका लंब कोणीय अवयव है। क्या है? लंब कोणीय अवयव, यानी कि दिया है कि a बराबर इतना है तो जांच कीजिएगा कि क्या ये लंब कोणीय अवयव है अथवा नहीं। चलो लंब कोणीय अवयव के लिए क्या करोगे, पहले a परिवर्त निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसके बाद माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा और इसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा। यही होगा परिवर्त अवयव में ना। सभी पंक्ति को स्तंभ बना दो या सभी स्तंभ को पंक्ति बना दो, यानी कि यहाँ पर आप r टेंस टू c कर सकते हो या c टेंस टू r कर सकते हो, तो उस कंडीशन में भी ये आपका लंब कोणीय अवयव जांच कर सकते हो आप, ठीक है। समझ में आया? चलो तो लंब कोणीय अवयव के लिए क्या होता है प्रोसेस आपका, होता है a डॉट a डैश, या आप निकाल सकते हो a डैश डॉट a निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप कर सकते हो। तो चलो हम लोग I के बराबर दिखा देना, तो उस कंडीशन में ये आपका लंब कोणीय अवयव हो जाएगा। तो चलो भाई हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और ये है आपका माइनस साइन थीटा और ये है आपका कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम।
देखो यहाँ पर हो जाएगा R1 R2, ये आपका है C1 और क्या है C2। आपको बताया गया था ना क्रॉस गुणा, मैं गुणा बता चुका हूँ डे 2 वाले में, यानी कि डे दो जो चला था उसमें मैं गुणा बता चुका हूँ, यानी कि R गुणे हमेशा करते हैं C, यानी कि हमेशा स्तंभ से पंक्ति में आप गुणा करते हो। चलो यहाँ पर C1 को पकड़ोगे, ऐसे बैठाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा a डॉट a डैश आपका मिल रहा है क्या, देखो भाई इसको यहाँ पर रखे तो ये cos से cos में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन में करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नो। इससे इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इससे इसमें करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे आ जाओ, इससे करोगे तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन थीटा और यहाँ पर आ रहा है कॉस थीटा। चलो इसको करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी गड़बड़ इससे करना है ना, साइन से इसमें कॉस से करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इससे इसमें करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ जाओ भाई, इसमें माइनस से माइनस में करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इससे करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दिक्कत कोई नहीं हो रही होगी। चलो आ जाओ, ए डॉट ए डैश इजकल टू आ जाओ, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका कटा मेरे भाई 0 बना, ये आपका कटा मेरे भाई 0 बना, ये आपका हो जाएगा 1 शॉर्ट समीका से, और यही इजकल टू आया क्या, आई आया। अतः ये जो आपका मान दिया अभिव्यू ए वाला है, यह एक ऐसा अभिव्यू है, लांबिक अभिव्यू है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर आई अभिव्यू प्राप्त हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि अतः ए एक लांबिक अभिव्यू है। लिख सकते हो यहाँ पे अतः ए एक कैसा अभिव्यू है भाई, लांबिक अभिव्यू है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। ये जो है आपका लांबिक अभिव्यू हमने समझा दिया आपको कि कैसे आपको करना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। चलो भाई सम्मिश्र वाला समझो, सम्मिश्र वाला किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सम्मिश्र की बात करें, सम्मिश्र क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी कि आयोटा, सम्मिश्र संख्या यानी क्या, आयोटा, यानी सम्मिश्र अभिव्यू वही कहलाएगा जिसमें आयोटा आता है, यानी कि आई आता है, तो वो आपका कहलाता है सम्मिश्र अभिव्यू। क्या कहलाता है, सम्मिश्र अभिव्यू। तो जिस अभिव्यू में सम्मिश्र संख्याएं हों उन्हें हम लोग कहते हैं सम्मिश्र अभिव्यू कहते हैं। तो सम्मिश्र अभिव्यू मेरे भाई होता है आई से डिनोट किया जाता है। क्या होता है, आई। सम्मिश्र अभिव्यू क्या होता है, आई, यानी कि या आई इजकल टू होता है माइनस अंडरवुड में, नहीं सॉरी, आई इजकल टू होता है अंडरवुड में -1, या इसी को हम लोग कह सकते हैं आई स्क्वायर इजकल टू होता है -1, ठीक है। तो जिस अभिव्यू में आपकी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम्मिश्र अभिव्यू कहते हैं। बहुत सिंपल, कोई एग्जाम्पल ले लो जिसमें सम्मिश्र जोड़ दो, सम्मिश्र ले लो जिसमें, तो इसमें सम्मिश्र संख्याएं हैं यानी कि आई मौजूद है, और सम्मिश्र संख्याएं इसमें आई मौजूद है, तो ये आपका हो जाएगा सम्मिश्र अभिव्यू आपका हो जाएगा। इसमें भी आप आई ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि वैसा एक ऐसा अभिव्यू जिसके एक ऐसा किसी अभिव्यू के अवयव जो है सम्मिश्र संख्याएं हो तो वह आपका कहलाता है सम्मिश्र अभिव्यू। या किसी अभिव्यू में यदि सम्मिश्र संख्याएं उपस्थित हो तो उसे हम लोग कहेंगे सम्मिश्र अभिव्यू। देख सकते हैं सभी के साथ आई लगा हुआ है, ये आपका कहलाएगा सम्मिश्र अभिव्यू आपका कहलाएगा। सम्मिश्र अभिव्यू सिंपल है, आई उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। आई जिस अभिव्यू में होगा वो सम्मिश्र अभिव्यू आपका कहलाएगा। चलिए कोई दिक्कत, चलो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे संयुग्मी अभिव्यू की। बात करो, देखो संयुग्मी अभिव्यू किसे कहते हैं, ध्यान देना। यदि a बराबर 3 प्लस आई ले लेते हैं या कोई और ले सकते हो भाई, संयुग्मी अभिव्यू चलो आई ले लो, आई में दे रखा है। और दूसरा यदि दिया हो 2 प्लस आपका आई दिया हो, और यहाँ पर 5 प्लस आपका जो है माइनस आई दे रखा हो, और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस आई, या आई प्लस 7 भी हो सकता है।
अब इसको करना है संयुग्मी आव्यूह, तो ए का संयुग्मी आव्यूह आप निकालोगे तो याद रखना ए पे बार क्या लगाओगे मेरे भाई, बार, बार लगाओगे तो वो इंडिकेट करेगा संयुग्मी आव्यूह को। यानी कि संयुग्मी आव्यूह यानी ए के सर पे यदि बार लगाते हो तो वो आपका कहलाता है संयुग्मी आव्यूह। संयुग्मी आव्यूह कैसे निकाला जाता है, जो आपके चिन्ह हैं उनमें, यानी कि जो अवयवों के बीच में आपका चिन्ह है, यदि अवयवों के चिन्हों को बदल दिया जाता है तो जो प्राप्त आव्यूह होता है उसको हम लोग कहते हैं संयुग्मी आव्यूह। यानी कि 3 प्लस में है तो ये हो जाएगा -i, और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा i, और ये हो जाएगा 5 प्लस i, और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस i। बोलो भाई समझ में आया बात, आई बात, समझ में आई बात कि नहीं। यानी कि संयुग्मी आव्यूह में कोई भी आपका आव्यूह होगा तो उसका संयुग्मी आव्यूह आप निकालोगे तो बस उनके चिन्हों को बदल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया, आया आया आया। ठीक है, चलो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आगे आ जाओ भाई। संयुग्मी आव्यूह समझ गए, केवल आपका जो है इनके बीच जो आपका चिन्ह है, चिन्हों को यदि बदल दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं संयुग्मी आव्यूह। और संयुग्मी आव्यूह को हमेशा ए पे बार से डिनोट किया जाता है। अब आ जाओ संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। वाह वाह क्या बात है, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह बोलो भाई, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह को कैसे लिखोगे। देखो संयुग्मी परिवर्त आव्यूह को डिनोट कैसे करेंगे वो पहले समझ लो। संयुग्मी परिवर्त आव्यूह को हम लोग लिखते हैं ए पे बार का टी या ए पे सी, सॉरी सी नहीं थीटा है, ए पे थीटा, ए पे क्या है थीटा भी लिख सकते हैं, या ए पे आप बना सकते हो स्टार। ठीक है, इतना आपका रहता है तो ये आपका कहलाता है संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। तो किसी भी आव्यूह का संयुग्मी परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा तो उस आव्यूह का संयुग्मी आव्यूह निकालना ही पड़ेगा, तो ये चीज याद रखना। और संयुग्मी आव्यूह जिसका निकाल देंगे और संयुग्मी आव्यूह जो प्राप्त हो रहा है उसको यदि बदल दिया जाता है तो वो प्राप्त होता है संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। चलो देखो, तो संयुग्मी आव्यूह प्राप्त हुआ ही है, इसको बदलना है संयुग्मी परिवर्त आव्यूह में, तो चलो भाई आ जाओ। बस इसका जो संयुग्मी आपका प्राप्त हुआ है उसी संयुग्मी को हम लोग लिख दे ए पे बार के टी इक्वल टू, यानी कि परिवर्त इक्वल टू हो जाएगा, बस इसको बदल दो -3 माइनस आई हो जाएगा, केवल परिवर्त आव्यूह कर देना है, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस आई, और ये हो जाएगा 7 माइनस आई। तो किसी का भी यदि संयुग्मी परिवर्त आव्यूह निकालना है तो सबसे पहले उस आव्यूह को हम लोग को बदलना है संयुग्मी में, और संयुग्मी से आएंगे हम लोग किसमें, परिवर्त आव्यूह, यानी संयुग्मी का परिवर्त हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बस उसका ट्रांसफर कर देंगे, परिवर्त कर देंगे तो वो आपका कहलाता है संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। और संयुग्मी परिवर्त आव्यूह को इतने से डिनोट किया जाता है, यानी कि ए पे थीटा हो तो वो समझ जाना कि संयुग्मी परिवर्त आव्यूह है, ए पे स्टार रखा हो तो वही समझ जाना कि संयुग्मी आव्यूह है, और ये संयुग्मी परिवर्त आव्यूह है, और ए पे बार या उसका टी लगा हुआ हो तो वो भी आपका हो जाएगा संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। और यदि केवल बार लगा हो उन पे तो बार के लिए केवल एक ही कंडीशन है, वो आपकी कहलाती है संयुग्मी आव्यूह, और संयुग्मी आव्यूह को डिनोट किया जाता है ए पे बार, बी आव्यूह है तो बी पे बार लगेगा, सी आव्यूह है तो सी पे बार लगेगा। इतनी चीजें समझ में आ गई, 7 प्रकार आपके यहाँ पर हो गए। कन्फर्म है आप लोग कैसे आपको करना है, ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो दोनों चीजें हम समझा दिए। संयुग्मी आव्यूह के लिए यही आप परिभाषा आप जो है यही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल आपका वही है, ए बराबर आप ऐसे लिख लो, पहले उसका संयुग्मी आव्यूह निकाल दो, ए पे बार निकाल करके चिन्ह बदल दो तो संयुग्मी आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद उसका ट्रांसफर यदि कर देते हैं, यानी परिवर्त उसका जब कर देते हैं तो आपका पता चल जाएगा संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। एक एग्जाम्पल पे हम लोग दोनों का काम हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। आठवां क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं हर्मिटियन आव्यूह। हर्मिटियन आव्यूह भाई, हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है, हर्मिटियन आव्यूह की कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो हर्मिटियन आव्यूह वही होगा
जिसका a का बार इसका t जो है यही बराबर होगा, या करके लिख सकते हो, ठीक है, a पे थीटा यही बराबर, या a पे स्टार यही इजिकल टू क्या हो जाए a। ये आपका डिनोट करेगा हर्मिटियन आव्यूह। तो हर्मिटियन आव्यूह वही होगा जिस सम्मिश्र राशियों का परिवर्त यानी सम्मिश्र परिवर्त आव्यूह यदि आप निकालते हो और वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है, ए आव्यूह प्राप्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप उसको कहोगे हर्मिटियन आव्यूह। जो अभी आपको सम्मित आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह समझाए है ना, वही चीजें आपकी यहाँ पर ये है। तो हर्मिटियन आव्यूह वही कहलाएगा जिसका सम्मिश्र का यदि परिवर्त आव्यूह जो निकाल रहे हो और ए आव्यूह यदि वो प्राप्त हो जाता है, ए का परिवर्त आव्यूह सम्मिश्र परिवर्त निकालते हो और ए आव्यूह प्राप्त हो जाता है, तो उस आव्यूह को आप कहोगे हर्मिटियन आव्यूह। क्या कहोगे? हर्मिटियन आव्यूह आप कहोगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर विषम हर्मिटियन आव्यूह के लिए होता है कि ए पे बार टी, ये किसको डिनोट करता है? सम्मिश्र परिवर्त आव्यूह को, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाया भी हूँ। सॉरी संयुग्मी परिवर्त आव्यूह को, मैं बार बार सम्मिश्र बोल रहा हूँ, गलत बात, सम्मिश्र नहीं संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। क्या भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं भी भूल जा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे? संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, ठीक है, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह है। बार बार मैंने जो है सम्मिश्र को बोला, गलत बात। चलो देखो, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह में होता क्या है कि संयुग्मी परिवर्त आव्यूह यदि आप निकालते हो और वो जो है कि ए आव्यूह प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है आपका कहलाएगा हर्मिटियन जो है कि आव्यूह। क्या कहलाएगा? हर्मिटियन आव्यूह। बोलो कोई डाउट किसी को? नो डाउट। चलो अब यहाँ पर देखो, विषम हर्मिटियन आव्यूह के लिए यदि ए पर थीटा आप निकालते हो या ए पे स्टार निकालते हो, आपको पता है स्टार क्या है, थीटा क्या है और टी क्या है, और यही इक्वल टू होता है माइनस ए के प्राप्त हो जाता है, तो ये आपका कहलाएगा विषम हर्मिटियन आव्यूह। ठीक है, दो कंडीशन आपकी हो चुकी हैं, तो वही सेम चीजें हैं। तो यहाँ पर किसी भी आव्यूह का यदि आप संयुग्मी परिवर्त आव्यूह तुम निकाल रहे हो और यदि वह ए आव्यूह, जिस आव्यूह का संयुग्मी परिवर्त आव्यूह आप निकाल रहे हो, यदि वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है दोबारा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? उसको कहेंगे हर्मिटियन आव्यूह होगा। और जिस आव्यूह को माइनस चिन्ह लेने के बाद, जिस आव्यूह में माइनस चिन्ह लेने के बाद ए आव्यूह प्राप्त हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? विषम हर्मिटियन आव्यूह। दो कंडीशनें यहाँ पे आ रही हैं, दोनों कंडीशन क्या क्या है आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हो या मैं एग्जाम्पल बता भी देता हूँ, ठीक है। चलो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपके लिए। देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। चलो भाई, दोनों के लिए बारी बारी दिखा देता हूँ, तो आप लोग कहें सर मुझे समझ में नहीं आया। 1 2 + 3i, अगला है 3 + 4i, इसके बाद है 2 - 3i, इसके बाद 0 4 - 5i, इसके बाद 3 - 4i, इसके बाद 4 + 5i, इसके बाद 2, है ना, और ये आपका है ए आव्यूह, ठीक है। अब आपको ये दिखाना है कि सिद्ध करके दिखाओ कि क्या ये जो है हर्मिटियन आव्यूह है कि नहीं है। बोलो 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 बोलो। चलो भाई देखो, अब इसको सिद्ध करना है कि ये हर्मिटियन आव्यूह है कि नहीं। तो हर्मिटियन आव्यूह निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा संयुग्मी आव्यूह, और संयुग्मी आव्यूह निकालने के लिए पहले करना पड़ेगा इस आव्यूह का संयुग्मी, ठीक है। चलो फटाक से हम लोग कर लेते हैं, पहले संयुग्मी निकाल लेते हैं। बार ए इक्वल टू, या बी भी कर सकते हो भाई, बी आव्यूह भी ले सकते हो, जरूर नहीं कि मैं ए ले रहा हूँ तो ए ले रहा हूँ। यहाँ पर बार हो जाएगा बी। चलिए तो यहाँ पर संयुग्मी आव्यूह हम लोग निकालते हैं फटाफट। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3i। देखिए बीच का चिन्ह, केवल चिन्ह बदल जाता है। 4i, सॉरी -4i आ गया कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं कट। चलो देखो, अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, 3i 4i आपका बन गया। आगे देखो, इसमें आपका हो जाएगा 2 + 3i, और ये है 0, ये आपका हो जाएगा 4 + 5i, 3 + 4i, इसके बाद
4 माइनस 5i, इसके बाद आपका हो जाएगा 2। बोलो समझ में आया? ये आपका संयुग्मी अवयव हमने बनाया हुआ है, संयुग्मी अवयव बना दिया, लेकिन हमको चाहिए संयुग्मी जो बना है उसका भैया परिवर्त बी पे आपका बार, इसका क्या लगा दो टी, या लिख सकते हो बी पे टी भी लिख सकते हो, सॉरी थीटा भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, परिवर्त कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3i, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 4i। ठीक, अब देखो, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3i, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 5i, इसके बाद हो जाएगा 3 प्लस 4i, और ये हो जाएगा 4 माइनस 5i, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब बताओ, जो हमने संयुग्मी परिवर्त अवयव निकाला हुआ है, क्या ये जो अवयव है ए अवयव है कि नहीं है? आपको सर जरूर है, सॉरी बी अवयव है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि चूंकि बार बी का टी इजकल टू आपका प्राप्त हुआ बी, अतः लिख सकते हो कि अतः बी एक कैसा अवयव है? हर्मिटियन, हर्मिटियन अवयव, हर्मिटियन अवयव है। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, किसी को परेशानी नहीं हो रही होगी? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है किस तरह से हमने हर्मिटियन अवयव को यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं, जो अवयव है, जिस अवयव को हर्मिटियन अवयव निकालना है, पहले उसका संयुग्मी अवयव निकालिए, संयुग्मी अवयव का परिवर्त करिए, और जो परिवर्त आप करेंगे संयुग्मी अवयव का जो प्राप्त हो रहा है, यदि बी अवयव प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये हर्मिटियन अवयव है। ठीक है, और इसके बाद विषम हर्मिटियन में कुछ नहीं करना पड़ता है, जो आपका परिवर्त अवयव निकला हुआ है, यदि माइनस चिन्ह लेने के बाद बी अवयव प्राप्त होता है तो उससे हम लोग कहेंगे विषम हर्मिटियन अवयव। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे की तरफ आपको लेकर चलता। इतना आपको समझ में आया? चलो अब मैं इसको हटाता हूँ भाई, अब तो समझ लो आप जो है विषम हर्मिटियन अवयव। चलो 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 जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं विषम हर्मिटियन अवयव, है ना। इसके बाद जो भी आपका होगा उसको मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, केवल मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका भाई वीडियो में। तो आगे आएगा व्युत्क्रमणीय अवयव, तो आपको मैं बता चुका हूँ व्युत्क्रमणीय अवयव कैसे आप फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ चीज़ें, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम लोग इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम अवयव जिसे हम लोग नाम देते हैं, और व्युत्क्रम अवयव हम लोग पढ़ चुके हैं कि किससे बनता है, एडजॉइंट से ही बनता है व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, चलो सब कुछ देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सूत्र भी हम लिखवाएंगे व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स अभी कहते हैं, या परिवर्त प्रतिलोम भी बोलते हैं। चलो अगला है विषम हर्मिटियन अवयव के लिए मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं, ताकि आपको डाउट ना रहे भाई, क्योंकि यदि आपको परेशानी तो मुझे परेशानी, आपको परेशानी होगी तो मुझे भी परेशानी होगी, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मुझे भी भाई आप मुझे भी परेशानी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी एग्जाम में दिक्कत होगी तो आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, है ना। इसलिए सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलते हैं। चलो, विषम सममित हर्मिटियन अवयव ये है कि नहीं है, आप पहले इसको जांच करोगे। ठीक है, हो सकता है भाई सममित जो है कि हर्मिटियन अवयव भी हो सकता है, और विषम हर्मिटियन अवयव आपको जांच करके बताना है कि दोनों में से क्या होगा, है ना। कंडीशन क्या है ध्यान देना, यदि पॉजिटिव में ए का मान आता है तो उस कंडीशन में आप कहोगे हर्मिटियन है, यदि माइनस लेने के बाद ए अवयव प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में कहोगे कि आपका विषम हर्मिटियन है। चलिए, हर्मिटियन है, हर्मिटियन है, हर्मिटियन। चलो पहले निकालो, हम लोग संयुग्मी निकाल लें। 0, देखो भाई इसको मत बदलना, बीच वाला चिन्ह बदलता है, बहुत सारे बच्चे गलत भी कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे तो आप कभी भी संयुग्मी में बीच वाला चिन्ह बदलोगे, ना कि आगे वाला। यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 4i, और ये हो जाएगा 0। अब इसका संयुग्मी परिवर्त निकालो, यानी कि ए पे बार, और इसका क्या कर दो टी, लिखा जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो 0 बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है ना, तो 0 आपका हो जाएगा -3 और -4i, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4i, और ये है 0। बोलो कोई दिक्कत? नो, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्या जो अवयव आप प्राप्त किए हो, क्या ये जो है
ए अवयव मिला है क्या? आपको सर नहीं मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और है, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और है, यहाँ पर मिला ही नहीं है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, 0, ये आपका हो जाएगा -3, ये आपका हो जाएगा +4i, और ये आपका हो जाएगा दोनों पॉजिटिव। बोलो आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को सर जरूर आया। ये पूरा आपका ए अवयव मिला, ए अवयव पूरा मिल गया। यानी कि यहाँ पर जो अवयव प्राप्त हुआ है, यहाँ पर अवयव प्राप्त हुआ है ए पे बार, इसका t -a, और -a के फॉर्म में यदि ये बना तो उस कंडीशन में आपका हुआ विषम हर्मिटियन अवयव। क्योंकि यदि माइनस के साथ आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका होता है विषम हर्मिटियन अवयव। और ये चीज़ें जिसको समझ में आ गई है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सममित अवयव, विषम सममित अवयव बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलता हूँ आपको अगले टॉपिक की तरफ लेकर के। अगला होगा 10वां नंबर है आपका जो है एकिक अवयव या एकल अवयव क्या होता है। बस मैं फार्मूला आपको लिखवाऊंगा, आप लोग जांच करते रहना भाई। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर एकिक या एकल अवयव। एकिक या एकल अवयव क्या होता है मेरे भाई? देखो, यदि एकिक या एकल अवयव के लिए करते क्या है कि हम लोग ए, इसके बाद ए पे थीटा इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा ए पे थीटा इंटू ए इजकल टू आपका यदि प्राप्त हो आई, क्या हो जाएगा? आई। यदि आई प्राप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये जो अवयव है एकिक अवयव। ठीक है, थीटा क्या है? ए के पावर थीटा को आप पता है कि हम लोग कहते हैं संयुग्मी या परिवर्त अवयव होता है। देखिए 3 चीज़ें डिनोट की जाती हैं, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, है ना। ये जो आपकी 3 चीज़ें हैं ये आपके संयुग्मी या परिवर्त अवयव से रिलेटेड हैं। यानी कि थीटा जो है, यानी कि परिवर्त अवयव से यदि ए अवयव में गुणा करते हैं, सॉरी संयुग्मी अवयव से यदि ए अवयव में परिवर्त अवयव नहीं, संयुग्मी अवयव, संयुग्मी परिवर्त अवयव है, तो संयुग्मी अवयव से, संयुग्मी परिवर्त अवयव से यदि ए अवयव में गुणा करते हैं और यदि आई का मान आ जाता है, जो कि आपको पता है कि आई इक्वल टू होता है 1001, या 3 क्रम के लिए आपका होता है 10001000 आपका होता है 1, तो ये आ जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एकिक या एकल अवयव जो है कि हम लोग नाम देते हैं। कभी भी एकिक या एकल अवयव निकालने के लिए यदि पूछता है या जांच करने के पूछता है कि ये जो अवयव है बराबर इतना है, जांच करो कि क्या यह एकल अवयव है या एकिक अवयव आपका है, तो सबसे पहले आपको संयुग्मी परिवर्त अवयव निकालना ही पड़ेगा। और संयुग्मी परिवर्त अवयव निकालने के लिए पहले संयुग्मी अवयव निकालना है, उसके बाद उसका परिवर्त करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। जो परिवर्त अवयव निकलेगा, संयुग्मी परिवर्त अवयव निकलेगा, उससे जो है कि ए वाले अवयव में यदि गुणा कराते हो और आई प्राप्त हो जाता है या ये प्राप्त हो जाता है, यानी कि आई आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि वह जो अवयव है यह एक एकल अवयव है। एकल अवयव कंडीशन समझ गए। एग्जाम्पल बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जांच करके देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद व्युत्क्रमणीय अवयव देखो क्या होता है। व्युत्क्रमणीय अवयव और दूसरा है अव्युत्क्रमणीय अवयव। यदि कोई भी अवयव है, ठीक है, कोई भी अवयव है, तो यदि उस अवयव में 1, 2, 3 और 4 है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव को। कौन सा अवयव? व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय अवयव वही होगा जब सारणी ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो भी अवयव है उस अवयव से यदि सारणी में मान निकालते हैं और यदि सारणी में मान यदि 0 के बराबर नहीं आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव में आ जाता है, तो आप कह सकते हो कि यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। और व्युत्क्रमणीय अवयव की कंडीशन के लिए आपका निकाला जाता है व्युत्क्रम। क्या निकाल सकते हैं? व्युत्क्रम। यानी कि ये जो व्युत्क्रमणीय अवयव यदि होगा, इसको हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम अवयव हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम अवयव हम लोग बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दे रखा है, जिसको हम लोग इनवर्स यानी प्रतिलोम भी बोलते हैं। तो यानी कि जब आपका सारणी का मान
यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह में होता क्या है कि यदि सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह आता है तब जाकर के आप व्युत्क्रम आव्यूह को निकाल सकते हैं। और व्युत्क्रम आव्यूह यहाँ पर 15 नंबर पे आपका दिया गया है। तो व्युत्क्रम आव्यूह के लिए सूत्र क्या है, सूत्र भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या ये सारणी का देखो 1 3 4 एकम 4 माइनस 3 दूनी के 6, अब ये घटेगा तो -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह जब है तो इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, याद रखना है ना। तो इनवर्स देखो व्युत्क्रम हम लोग शाखंड पढ़े थे ना, उसमें हम आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का तरीका बताए थे। तो जो बच्चे उस क्लास को किए होंगे उनको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अगला है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए होता क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में यदि सारणी का मान इक्वल टू क्या हो जाए 0, यदि सारणी का मान जो है, यदि सारणी का मान 0 के बराबर हो जाता है तो वह कहलाता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए जो है कि व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। ठीक है, यानी कि जब आपका सारणी का मान 0 आ जाएगा तो व्युत्क्रम आप नहीं निकाल सकते हो, यानी 15 नंबर आपका स्टेप कट हो जाएगा, नहीं निकाल पाओगे। यदि सारणी का मान 0 नहीं आता है, अलग वाइज दूसरा मान आता है, तब तो जाकर के 15 नंबर स्टेप फॉलो कर सकते हो, व्युत्क्रम आव्यूह कहता है, तो वहां पे व्युत्क्रम आव्यूह आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, देखो जैसे 4 3 ये हो जाएगा 12, बीच में -6 दूनी के हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना है 0। जब वैल्यू सारणी का मान जो है 0 आया तो इसका जो है अव्युत्क्रमणीय होगा, और जब अव्युत्क्रमणीय होगा तो उस समय व्युत्क्रम आव्यूह निकाल नहीं सकते। समझ में आई बात, चलो बिल्कुल अच्छी बात समझ में आया। चलो सखंड के लिए आ जाओ। सखंड आव्यूह जो होता है सूत्र आपका होता है aij इक्वल टू होता है आपका -1 के सर पे i प्लस जे होता है इंटू एम आई, और क्या होता है जे। और यहाँ पर आपको पता है कि एम आई जो जे को हम लोग बोलते हैं क्या, एम आई जे उपसारणिक, जहाँ पर एम आई जे जो है डिनोट करता है उपसारणी को, जो कि हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। सखंड कैसे प्राप्त करते हैं, सखंडज कैसे निकालते हैं, और व्युत्क्रम आव्यूह जो है कैसे निकालते हैं, यानी प्रतिलोम आव्यूह कैसे निकालते हैं, तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। सखंड की कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब देखो सखंड के लिए होता क्या है, सखंड के लिए सूत्र यहाँ पर होता है, देखो ए इक्वल टू हो जाता है आव्यूह में ए 11 होता है, ए 12 और ए 13, इस तरह से ए 21 ए 22 और ए 23, इसके बाद ए 31 ए 32 और ए 33, इस तरह से। तो ये आपका जो है सूत्र है किसके लिए, सखंड के लिए। और सखंड निकालोगे कैसे, यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे आपका होता है। एम आई जे कैसे फाइंड करते हैं सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। अगला है सखंडज। सखंडज निकालने का तरीका यह है कि ए इक्वल टू होता है सखंडज के लिए, इसको केवल बदल दिया जाता है, सॉरी सखंडज है ना, हाँ सखंडज के लिए केवल इसको बदल दिया जाता है, यानी कि ये बन जाता है सखंडज के लिए, सखंडज है तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट, ए डी जे, एडजॉइंट आपका हो जाता है ए। एडजॉइंट क्या दिखाता है ए, सखंडज को प्रतीक का जो है कि एडजॉइंट ए लिखा जाता है, ए आव्यूह रहेगा तो ए एडजॉइंट ए हो जाएगा, बी आव्यूह रह जाएगा तो एडजॉइंट बी हो जाएगा, बराबर। सूत्र इसके लिए बनता है ए 11, इसका परिवर्त कर दिया जाता है तो वही सखंडज बनता है, ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 और ए 23, ए 31 ए 32 और ए 33, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका एडजॉइंट के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद व्युत्क्रम के लिए आते हैं। तो व्युत्क्रम डिनोट कभी भी निकालें, किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालें, यदि ए आव्यूह का व्युत्क्रम कहता है तो ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1 सारणी ए का मान चाहिए। सारणी का मान कैसे, पहले जांच कर लोगे कि व्युत्क्रम आव्यूह होगा कि नहीं होगा। 0 आएगा तो व्युत्क्रम आव्यूह ये निकाल नहीं पाओगे, यदि 0 नहीं आएगा तब उस कंडीशन में व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हैं। इसके बाद ए डी जे एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। ये आपका जो है फाइनल सूत्र हो गया। तो इस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और ये जो है आपके प्रकार हैं
और सारणी और आव्यूह में अंतर क्या होता है आपको बुक में दिया है, उसको याद कर लीजिएगा। अधिकांश तौर से एग्जाम में ये सब परिभाषाएं भी पूछता है, तो परिभाषाएं भी आप तैयार रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।